तो जॉन लॉक को आधुनिक उदार व्यक्तिवाद का जनक कहते हैं। व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्ति को बहुत महत्व दिया जा रहा है। जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वतंत्र होता है और सभी मानव एक समान हो, इसलिए मानव को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले होते हैं, नेचुरल राइट्स मिले होते हैं, जिसमें 3 राइट मुख्य रूप से आते हैं, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और जॉन लॉक के विचारों में या उनके द्वारा दिए गए अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति का अधिकार है। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि राज्य का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि यह व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा कर सके। राज्य का निर्माण हो या सरकार का निर्माण हो, इनका निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेगा। आगे चलकर हम जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी पढ़ेंगे, सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ा इसको ब्रीफली कह देता हूँ कि जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य पहले प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, उस प्राकृतिक अवस्था से व्यक्तियों के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया और फिर सरकार का निर्माण किया गया। अब ये राज्य और सरकार का निर्माण क्यों किया गया व्यक्ति के द्वारा? ताकि इन अधिकारों की रक्षा अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में भी मिला हुआ। तो उस दौरान कुछ कमियां थी कि इन अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही थी उतने अच्छे से। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति के इन अधिकारों की और अच्छे से रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है और सरकार का निर्माण किया गया। आगे आता है जॉन लॉक के द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, निजी संपत्ति का सिद्धांत दिया गया है। आपको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि जॉन लॉक के समय में ही इंग्लैंड के अंदर और आप कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर एक नया वर्ग उभर के आ रहा था, जिसको हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं। अब ये जो पूंजीपति वर्ग था, ये अपने आप को अभी एग्जिस्टेंस में ला रहा था। तो इनके एग्जिस्टेंस या इनके दावों का समर्थन जॉन लॉक के द्वारा किया गया। जो पूंजीवाद है वह मुख्य रूप से निजी संपत्ति की बात करता है। पूंजीवाद एक आधुनिक समाज की विशेषता है जिसमें उत्पादन के साधन मुख्य रूप से उद्योग होते हैं और उन उद्योगों के मालिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते। तो इसकी वकालत जॉन लॉक के द्वारा सबसे पहले करी गई। जॉन लॉक के द्वारा निजी संपत्ति की अवधारणा दी गई है और इनकी निजी संपत्ति की अवधारणा श्रम के सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित है, जिसका मतलब ये है कि इस धरती के अंदर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में। तो प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं इस धरती के अंदर? जैसे पेड़ हो गए, नदियां होगी, पत्थर हो गए, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। हवा होगी, तो ये प्राकृतिक संसाधन। और जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोयले का एग्जांपल ले ले, बॉक्साइट का एग्जांपल ले लें, एंड आयरन का एग्जांपल ले ले, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले ले, जो रॉ फॉर्म में हो, तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमारी धरती के ऊपर भरपूर मात्रा में। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि ये प्राकृतिक संसाधन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये किसी की निजी संपत्ति तब बनती है जब कोई व्यक्ति उसमें अपना श्रम मिला देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जमीन का टुकड़ा है, उसमें कोई व्यक्ति बोले कि वह उसका मालिक है, तो वह एज सच उसका मालिक नहीं हो सकता। परंतु अगर कोई व्यक्ति उस जमीन में जाकर खेती करता है, वहां पर हल चलाता है, बीज फेंकता है, और उस हल चलाने के बाद, बीज फेंकने के बाद वहां पर फसल जो उगाती है वह व्यक्ति की संपत्ति हो। तो इसी तरीके से जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि इस संसार के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें व्यक्ति अपनी मेहनत डालकर उसको अपनी निजी संपत्ति बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेड़ है, अब इस पेड़ को कोई व्यक्ति काटता है और उसका एक टेबल बना देता है, उसकी एक मेज बना देता है, तो वह उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो वह उसको बेचता है, तो ये व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है। इसी को आप लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहते हैं, श्रम का सिद्धांत हम कहते हैं। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों में अपने श्रम को मिलाकर उसको अपनी संपत्ति बना सकता है। परंतु इसी के साथ जॉन लॉक के द्वारा 2 सीमाएं भी लगाई गई हैं। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि ठीक है, आप अपनी स्किल के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अब उसमें जो भी आप मेहनत डालते हो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हो वो आपका अपना हो जाता है, आपकी निजी संपत्ति हो जाती है। परंतु उसी के साथ जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि इसके ऊपर कुछ सीमाएं भी हैं। वो सीमाएं क्या है? पहला पॉइंट आता है स्पॉइलेज प्रिंसिपल, बिगाड़ का सिद्धांत, जिसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति उतना ही ले जितनी जरूरत है, तो वह खराब ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं किसी जमीन के टुकड़े पे फसल उगाना चाहता हूँ और वह बहुत सारी जमीन एक्वायर कर लेता है और वह बाकी जमीन पर
कैपेबल नहीं है कि वह वहाँ पे खेती कर पाए, या किसी कारण से वह बंजर हो जाती है जमीन, तो ये अधिकार व्यक्ति को नहीं है। व्यक्ति को उस प्राकृतिक संसाधन को स्पॉइल नहीं करना है, उसको खराब नहीं करना है। वह उतना ही हाथ डाले जितना उसकी स्किल है, जितना उसकी मेहनत एलो करती है। तो वह दूसरों को इन संसाधनों को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। सफिशिएंसी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि कोई प्राकृतिक संसाधन पूर्ण रूप से उसका है या उसके ऊपर उसकी मोनोपोली है, उसका एकाधिकार है। वो ऐसा कभी भी नहीं कह सकता। उसको दूसरों के लिए भी पर्याप्त छोड़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक ही जंगल है, उसमें कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि ये सारी लकड़ी अब मेरी हो जाती है, इन लकड़ियों से प्रोडक्ट बना के मैं ही बेचूंगा। तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति इस बात का तो दावा कर सकता है कि मेरी स्किल बहुत अच्छी है, मैं इसके मेज़ बना के बेचूंगा, मैं इसका फर्नीचर बना के बेचूंगा, पर उसी के साथ वह दूसरे व्यक्ति को भी नहीं रोक सकता। यानी कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग उस लकड़ी से अपने अपने प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। तो ये दो सीमाएं जॉन लॉक के द्वारा निजी संपत्ति के एकत्रीकरण पर लगाई गई। सीबी मैकफर्सन एक विचारक हैं जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, दी पॉलिटिकल थियोरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962। इसमें इनके द्वारा जॉन लॉक के इस विचार का विरोध किया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि जॉन लॉक के द्वारा पूंजीवादी समाज का बचाव इसके माध्यम से किया जा रहा है, और उसी के साथ संपत्ति के एकत्रीकरण को बढ़ावा देता है उनका विचार, और उसी के साथ समाज में असमानता फैलती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब श्रम का सिद्धांत दिया जा रहा है, जॉन लॉक कह रहे हैं कि जितनी मर्जी प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति एक्वायर कर सकता है, तो उससे एक प्रकार से वह पूंजीवादी समाज को ही डिफेंड करते हुए यहाँ पे दिख। और ये जो पूंजीपति है, इनको एक प्रकार से लाइसेंस मिल जाता है कि वह सोसाइटी में अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से जितनी मर्जी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। और जब वह जरूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं, तो समाज में दो वर्गों का जन्म होता है, अमीर और गरीब वर्ग, जिसको हैव्स एंड हैव नॉट्स भी हम कहते हैं। और उसी के कारण समाज में असमानता देखने को मिलती है। समाज का एक वर्ग जरूर से ज़्यादा अमीर हो जाता है, जो कि बिल्कुल माइनॉरिटी में होता है, अल्पसंख्या में होता है, और दूसरा वर्ग जो कि बहुसंख्या में होता है, वो गरीबी का सामना उसको करना पड़ता है। तो इसकी बात सीबी मैकफर्सन के द्वारा कही गई है, और इस आधार पर उनके द्वारा जॉन लॉक के विचार का विरोध किया गया है। जॉन लॉक के विचार को उनके द्वारा पूंजीवादी विचार कहा गया है, और उसी के साथ संपत्ति के जरूरत से ज़्यादा एकत्रीकरण के विचार के साथ जोड़ा गया है। जॉन लॉक के द्वारा लेबर थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी जो दी गई है, श्रम का सिद्धांत दिया गया है, इसका भी सीबी मैकफर्सन के द्वारा विरोध। सीबी मैकफर्सन के द्वारा कहा गया है कि जॉन लॉक के द्वारा संपत्ति के एकत्रीकरण के ऊपर दो प्रकार की सीमाएं लगाई गई, और वो सीमाएं क्या थी कि कोई व्यक्ति जिस भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहा है, वह उसको खराब नहीं कर सकता। और दूसरा उनके द्वारा कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के बाद वहाँ से कोई उत्पादन करता है और उस वस्तु को बनाता है, तो वह प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति की मोनोपोली उसमें नहीं हो। सीबी मैकफर्सन के द्वारा कहा गया कि जो भी सीमाएं जॉन लॉक के द्वारा लगाई गई थी, वह पैसे के आ जाने से अप्रासंगिक हो जाती है। जिसका मतलब क्या है, आप दो प्रकार के सिस्टम को पढ़ते हैं। एक वाटर सिस्टम होता है। वाटर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप कल्पना कीजिए कि किसी सोसाइटी के अंदर पैसा नहीं है, तो लेन देन कैसे होता होगा, उसको हम वाटर सिस्टम कहते हैं, BARTER। तो उस समाज में लेन देन कैसे होगा, जिस समाज में पैसा नहीं है, जिस समाज में करेंसी नहीं है, उस समाज में लेन देन, जैसे कोई व्यक्ति गेहूं निकालता है, तो वह अपनी गेहूं एक ऐसे व्यक्ति को देगा जो लोहे का काम करता है, और लोहे का काम करने वाला व्यक्ति गेहूं उत्पादन करने वाले व्यक्ति से गेहूं लेगा, और उसके बदले में उसके लिए कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो बनाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी जो प्रोफेशंस होते हैं सोसाइटी के अंदर, एक गांव के अंदर, सभी व्यक्ति वस्तुओं को पैसे से लेने के बजाय वस्तुओं का आदान प्रदान करती है, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। जो सीमाएं जॉन लॉक के द्वारा संपत्ति के ऊपर लगाई गई है, ऐसे समाज में लागू हो सकती है जहां पर करेंसी नहीं है, परंतु मैकफर्सन के द्वारा कहा गया कि जैसे ही पैसा आ जाता है, तो अब कैसे पता लगाया जाएगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा जरूरत से ज़्यादा एकत्रीकरण किया जा रहा है। पैसे की मौजूदगी ने असीमित संचय, अनलिमिटेड एकोमुलेशन की अनुमति दी,
जिससे अमीर लोगों को अधिक संसाधनों पर कब्जा करने का अवसर मिला। तो जो भी सीमाएं जॉन लॉक के द्वारा संपत्ति के अर्जन पर लगाई गई थी वह आउटडेटेड हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं जैसे ही पैसा आता है, जैसे ही करेंसी आती है। इसके साथ ऐतिहासिक आधार पर भी मैकफर्सन के द्वारा जॉन लॉक का विरोध किया गया है। अब देखिए इतिहास में भी जा रहे हैं मैकफर्सन और वो कह रहे हैं कि जॉन लॉक का जन्म ऐसी परिस्थितियों में होता है जब इंग्लैंड के अंदर ये पूंजीपति वर्ग उभर रहा था 17वीं सदी आसपास। तो उस दौरान जॉन लॉक का जन्म होता है और कहीं ना कहीं उनका जो बायस था, जो उनका झुकाव था, वह पूंजीपतियों की तरफ ज़्यादा था। उनके द्वारा इन पूंजीपतियों को डिफेंड करने के लिए अपनी थ्योरी बनाई गई। और पूंजीपतियों का क्या मेन मकसद होता है? पूंजीपतियों का मेन मकसद होता है अधिक से अधिक संपत्ति को एक्वायर करना, अधिक से अधिक प्रॉफिट को सीक करना। तो जॉन लॉक इन पूंजीपतियों का ही समर्थन करते हुए दिखाई। जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के पास निजी संपत्ति हो और उसकी रक्षा राज्य के द्वारा करी जाए। एंड उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वर्ग पक्ष। अब ऑब्वियस सी बात है कि जॉन लॉक कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितनी मर्जी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। उसी के साथ समाज में हमें देखने को मिलता है कि जिन व्यक्तियों के पास संसाधन होते हैं वही कैपेबल होते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पाए, चाहे किसी व्यक्ति के पास ज़मीन हो या किसी व्यक्ति के पास पैसा हो, तो वो व्यक्ति ही ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को एक्वायर कर पाता है। तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अमीर होता है वो और ज़्यादा अमीर होता है। और जिस प्रकार से जॉन लॉक के द्वारा इस वर्ग का समर्थन किया गया है कि कोई व्यक्ति जितनी मर्जी संपत्ति एक्वायर कर सकता है, तो एक तरफ से वह पूंजीपति वर्ग का ही समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग है जिनके पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं थे। तो उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है कि वह कितनी मर्जी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, क्योंकि एक गरीब आदमी कैसे इतनी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा? जब एक गरीब व्यक्ति के पास उत्पादन के साधन ही नहीं है तो वह कैसे अधिक से अधिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर। अच्छा, जब हम जॉन लॉक को पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें कि वह व्यक्ति को केंद्र में रख रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का विचार भी उनके विचारों से प्रभावित होकर ही पर्टिकुलरली मॉडर्न इरा में हमें देखने को मिलता है। एंड वह व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। परंतु जब मैकफर्सन के द्वारा जॉन लॉक की ये आलोचना करी जाती है तब जाकर हमें एहसास होता है कि किस प्रकार से जॉन लॉक का विचार पूंजीपतियों के फेवर में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वह उस समय पूंजीपतियों की ही पैरवी लगभग कर रहे थे, क्योंकि ये जो पूंजीपति वर्ग था ये नया वर्ग था जो उभर के आ रहा था। अब जैसे किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति को एक्वायर करने की अनुमति जॉन लॉक के द्वारा मांगी जा रही है या फिलॉसफी उसके फेवर में दी जा रही है, तो उसके कारण असमानता समाज के अंदर पैदा होती है, जो कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा ज़मीन होगी, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा, उत्पादन के साधन होंगे, वो व्यक्ति अधिक से अधिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है और गरीब आदमी बिल्कुल ही गरीब बनता है, जिसके कारण समाज में असमानता पैदा होती है और उसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन पैदा होता है। किस प्रकार से ये वाली शोषण आ सकता है, समाज में असमानता आ सकती है जॉन लॉक के विचारों से, इसको उजागर किया गया है सीबी मैकफर्सन के द्वारा। सो हिज एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट जॉन लॉक और व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का मतलब यहाँ पे लिखा है कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को समाज की मूल इकाई माना जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और स्व निर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्राथमिकता देता है। व्यक्तिवाद के अनुसार समाज का लक्ष्य व्यक्तिगत विकास और कल्याण सुनिश्चित करना। तो व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को समाज की मूल इकाई माना जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की पर्टिकुलरली इसमें बात करी जाती है, उसके अधिकारों की बात करी जाती है एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की कोई किसी व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। इन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है और व्यक्तिवाद के अनुसार समाज का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है और व्यक्ति का कल्याण करना है। यानी कि ये एक ऐसा विचार था जिसके द्वारा समाज का विरोध किया गया कि किस प्रकार से एक समाज व्यक्ति की फ्रीडम, व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्रश करता है एंड धर्म का भी विरोध किया गया, राजतंत्र का भी विरोध किया गया और कहा गया कि अब व्यक्ति प्रजा नहीं है, अब व्यक्ति नागरिक है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसलिए व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए और यदि किसी प्रकार का विकास किया जाता है तो उसका केंद्र भी व्यक्ति ही होना चाहिए।
यदि सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका केंद्र भी व्यक्ति ही होना चाहिए। यदि समाज की कुछ परंपरा है तो उसमें भी व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही निर्णय किया जाना चाहिए कि क्या वो परंपरा उचित है या अनुचित है। उसी के साथ एक व्यक्ति को अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने का भी अधिकार है। जॉन लॉक के द्वारा व्यक्तिवाद के ऊपर क्या कहा गया है, या फिर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि जॉन लॉक के विचार किस प्रकार से इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद को शुरू करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। स्वतंत्रता और समानता, जॉन लॉक ने व्यक्तिवाद को कैसे बढ़ावा दिया? जॉन लॉक के विचारों से बढ़ावा हमें तब देखने को मिलता है जब उनके द्वारा व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार दिए और उनके द्वारा कहा गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र है, फ्री है और समान है, एक समान है सभी मनुष्य, और किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति एक समान। तो व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हैं जिसको ना तो कोई दूसरा व्यक्ति छीन सकता है और ना ही राज्य छीन सकता है और ना ही समाज छीन सकता है। देन उसके बाद इनके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की बात करी गई है, इंडिविजुअल राइट्स की बात। प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र विचार होते हैं और उसको ये भी अधिकार होता है कि उसके अपने लिए क्या भला है। तो व्यक्ति का एक दिमाग होता है, उसका, व्यक्ति को हम तार्किक प्राणी कहते हैं जो खुद तय कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और सरकार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के इसी अस्तित्व की रक्षा करना है, ना कि उसको क्रश करना है। सामाजिक अनुबंध, आगे जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता था, उस समय व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिले थे और उस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा व्यक्ति के द्वारा पाया गया, राज्य का निर्माण किया गया, सरकार का निर्माण किया गया और ये सरकार का निर्माण व्यक्ति के द्वारा एक समझौते के द्वारा किया। और जब व्यक्ति के द्वारा ये समझौता आपस में सभी व्यक्तियों के द्वारा कर लिया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि हम एक सरकार का निर्माण करते हैं जो कि हमारे ट्रस्ट के रूप में काम करेगी। उसका केवल सिर्फ इतना सा काम होगा कि जो अधिकार हमें प्राकृतिक अवस्था में भी मिले थे उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट, जॉन लॉक के द्वारा व्यक्तिवाद को कैसे एक और पॉइंट से बढ़ावा दिया गया है। जॉन लॉक ने निजी संपत्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू माना है। वो कैसे? जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है कि एक व्यक्ति की एक क्रिएटिविटी होती है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है और उसकी वो खूबी क्या है? श्रम कर। तो व्यक्ति अपने श्रम के आधार पर जितनी मर्जी संपत्ति को अर्जित कर। तो यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को अपने टैलेंट को प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलाकर, अपनी स्किल को प्राकृतिक संसाधनों से मिलाकर संपत्ति को एक्वायर करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वह स्वतंत्रता अधूरी है। ये जॉन लॉक के द्वारा कहा। तो इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से जॉन लॉक के द्वारा व्यक्तिवाद को बढ़ावा। व्यक्तिवाद के कुछ मुख्य तत्व हैं इंडिविजुअलिज्म के। व्यक्ति की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द इंडिविजुअल। समाज से पहले व्यक्ति का अस्तित्व महत्वपूर्ण है, यानी कि समाज कहीं भी पहले नहीं आएगा बल्कि व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एंड उसके बाद आता है कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करना है। इसका भी निष्कर्ष आगे दिया गया है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जॉन लॉक की व्यक्तिवाद की परिभाषा लोकतांत्रिक विचारधारा, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी एंड मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स के विकास में आधारशिला मानी जाती। तो जॉन लॉक, जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था, कि उदारवाद के जनक है और उदारवाद में व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद के भी जन्मदाता जॉन लॉक ही। तो इनका जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया है इनके द्वारा, उससे डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक आइडियोलॉजी को बढ़ावा मिलता है और मानवीय अधिकारों को बढ़ावा मिलता है। अब डेमोक्रेसी की भी क्या स्पिरिट है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार है। तो लोगों में कौन आ रहा है? लोगों में भी व्यक्ति आ रहा है, यानी कि लोकतंत्र में व्यक्ति प्रायोरिटी हो जाता है, व्यक्ति सेंटर में हो जाता है। तो जॉन लॉक के द्वारा इन विचारों की शुरुआत करी। इसी के साथ यदि हम मानवीय अधिकारों के बारे में आज सुनते हैं, किसी एक देश के अंदर भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, जैसे कि इंडिया के अंदर ही हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, एंड यदि आप इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो ह्यूमन राइट्स की भी आज के टाइम में बात। तो इसकी भी आधारशिला कब पड़ गई थी? जब जॉन लॉक के द्वारा ये विचार दिए जा रहे। जॉन लॉक के विचारों ने ही आधुनिक उदारवादी राज्य की नींव रखी, जहां व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा सर्वोपरि है। तो आधुनिक उदारवादी राज्य, मॉडर्न लिबरल स्टेट, यहाँ पर व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं
और व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती। तो यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये व्यक्ति को दिए गए हैं। और किसके खिलाफ दिए गए हैं? सरकारों के खिलाफ दिए गए हैं कि सरकार व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इंडिया के अंदर भी ये जो उदारवादी राज्य की विशेषताएं हमारे मौलिक अधिकारों में आ जाती है। ये वाला जो थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था, ये जॉन लॉक के साथ ही शुरू हुआ था। वैसे तो जॉन लॉक एक बहुत छोटा सा नाम हमें लगता है, परंतु जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ी फिलॉसफी इनके द्वारा दी गई है और पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन भी हम इसी के साथ कवर करते हैं।